हेलो बच्चों। लास्ट जो वीडियो हमने देखे थे, 7 वीडियो बनाए थे हमने, वो थे एक सरल रेखा में गति। अब जो हमारा नेक्स्ट लेसन है वो है एक समतल में गति। और समतल में गति का जो हमने एक वीडियो पहले बना लिया है, 2 वीडियो हमने पहले बनाए हैं जिसमें हमने सदिशों के बारे में अध्ययन किया है। तो आज हम उससे नेक्स्ट चलते हैं। पहले वो 2 वीडियो देखने हैं, फिर उसके बाद में ये वीडियो आपको देखना है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, समतल में गति का महत्व समझेंगे। समतल का मतलब है कि हम एक ऐसे तल पे चल रहे हैं जहां पर हम 2 लंबवत अक्ष एज्यूम करेंगे। तो जैसे हमने एक अक्ष ये ले लिया और एक इसके बिल्कुल लंबवत अक्ष ये ले लिया। इस अक्ष को हम एक्स अक्ष ले लेते हैं और इधर वाले को हम वाई एक्स ले लेते हैं। अब जो हमारा ये जो है ओ, ये हमारा मूल बिंदु है। अब इस समतल में कोई कण गतिशील है तो उस कण की सबसे पहले हम स्थिति को व्यक्त करेंगे। तो मान लीजिए कि कण किसी समय इस स्थान पर है। इस स्थान को अगर हम मूल बिंदु से इस तरह से ज्वाइन कर दें तो हमें एक वेक्टर मिलता है और इसे बोलते हैं हम ये ए बिंदु का स्थिति सदिश। तो इस स्थिति सदिश को हम आर से डिनोट करते हैं। साथ ही हम ए के निर्देशांक भी लिखते हैं और इसके निर्देशांक है एक्स और वाई, जिसका अर्थ होता है कि अगर हम ए से एक्स अक्ष पर लंब डालें तो वो लंब जो है एक्स अक्ष पर कितना प्रक्षेप दिखाता है, एक्स। अगर हम ए से वाई अक्ष पर लंब डालें तो वाई अक्ष पर वो जो प्रक्षेप होता है वो कितना लंबा होता है, वो होता है वाई। तो इसका मतलब ये हुआ कि बिंदु ए जो है हमारा, उसका स्थिति सदिश तो क्या हो गया, आर। आर तो उसका क्या हो गया, स्थिति को व्यक्त करने वाला सदिश, स्थिति सदिश हो गया। और एक्स और वाई क्या हो गए, उसके निर्देशांक हो गए। अब हमको यहाँ पर पता है, हमने पढ़ा है कि मान लीजिए हम थोड़ा प्रीवियस में जाते हैं। मान लीजिए हमने 2 लंबवत एक्सिस बनाए, एक्स एंड वाई। तो ये वाई एक्सिस हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गया। हमने पहले किया था कि मान लीजिए ये हमारे पास कोई एक सदिश है, इकाई सदिश, सॉरी सदिश है ए। और ए सदिश से हम क्या करते हैं, एक एक्स अक्ष पर प्रक्षेप लेते हैं। तो एक्स दिशा में इसका जो घटक होता है उसे हम ए एक्स सदिश से लिखते हैं। और एक हम वाई अक्ष पर इसका लंब लेकर प्रक्षेप लेते हैं। तो वाई दिशा में जो घटक होता है इसका होता है ए वाई। तो हम क्या करते हैं, यहाँ सदिशों के योग के समांतर चतुर्भुज नियम से अगर किसी समांतर चतुर्भुज की 2 आसन भुजाओं को 2 सदिशों द्वारा व्यक्त किया जाता है तो उनके कटान से गुजरने वाला विकर्ण उनके परिणामी सदिश को व्यक्त करता है। कहने का अर्थ ये हुआ कि इस डायग्राम के अंदर जो ए सदिश है, जो विकर्ण है समांतर चतुर्भुज का, वो ए एक्स प्लस ए वाई के इक्वल होगा। तो इसी तरह से यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर हमारा जो आर सदिश होगा वो क्या होगा, एक्स अक्ष के अनुदिश जो प्रक्षेप है उसके और वाई अक्ष के अनुदिश जो इसका प्रक्षेप है उसके इक्वल होगा। तो हम जानते हैं किसी भी सदिश को हम कैसे लिख सकते हैं, उसके परिमाण और उसकी दिशा के रूप में लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी हम देखें तो हम ए एक्स जो है सदिश रूप में इसे लिख सकते हैं इस दिशा में परिमाण और इकाई सदिश। आप जानते हो कि एक्स अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है आई कैप और वाई अक्ष के अनुदिश इकाई सदिश होता है जे कैप। तो ये जो यहाँ हमारा ओ से लेकर के और ये एम बिंदु तक ये जो डिस्टेंस है ओ एम, इसको अगर हम सदिश में लिखें तो हम इसे एक्स आई कैप लिख सकते हैं। इसी तरह से ओ से और एन तक ये जो प्रक्षेप है इसे अगर हम सदिश में लिखें तो इसे हम लिख सकते हैं वाई जे कैप। तो हम यहाँ पर आर सदिश को क्या लिख सकते हैं, फिर आर सदिश को एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप। यही सेम चीज हमने जब सदिशों का वियोजन किया था तो हमने लिखा था ए एक्स आई कैप ए वाई जे कैप।
तो ये जो चीज है मैंने आपको याद करने के लिए बताया है कि आप तुलनात्मक अध्ययन से बताया है कि किसी सदिश ए का दो लंबवत अक्षों के अनुदिश अगर वियोजन किया जाए तो वियोजन को सदिश रूप में हम इस तरह से लिखते हैं, और उस वियोजित भाग में एक्स अक्ष के अनुदिश जो उसका घटक है उसको हम कैसे लिख सकते हैं? एक्स अक्ष के अनुदिश परिमाण और इकाई सदिश, वाई अक्ष के अनुदिश उसका जो घटक है उसे हम कैसे लिख सकते हैं? वाई अक्ष के अनुदिश जो उसका घटक होगा उसको कैसे लिखेंगे? वाई अक्ष के अनुदिश परिमाण और उस दिशा में इकाई सदिश। सेम एज हम यहाँ कर रहे हैं, हम क्या करेंगे? आर सदिश का एक्स अक्ष के अनुदिश घटक और वाई अक्ष के अनुदिश घटक के रूप में हम इसको इस तरह से लिखेंगे और फिर हम इसको इस तरह से परिवर्तित कर देंगे। यहां से हमें एक चीज समझ आई कि क्यों ना हम किसी भी बिंदु या किसी भी कोई भी हमने पॉइंट कंसीडर किया है उसके अगर हमें कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम उसका सदिश जो है वो लिख सकते हैं। कैसे? उसके एक्स कोऑर्डिनेट के साथ आई कैप और वाई कोऑर्डिनेट के साथ जे कैप लगा के बीच में प्लस का साइन लगा के इस तरह से शो कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर हम देखें कि हमारे पास में कोई भी एक सदिश है इस तरीके का, कोई भी अपने पास में एक पॉइंट कंसीडर कर लेते हैं हम, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस, हमें ये कोई बिंदु दिया हुआ है और इसके निर्देशांक हमें दे रखे हैं 2 3। तो हम इसका स्थिति सदिश अगर लिखना चाहें तो बड़ी आसानी से लिख सकते हैं हम आर सदिश बराबर 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप। इसी तरह से अगर मान लीजिए हमें कोई भी एक बिंदु दिया है जिसके निर्देशांक है -3 5, तो हम इसका स्थिति सदिश लिख सकते हैं -3 आई कैप प्लस 5 जे कैप। तो इस तरह से हम अब किसी भी बिंदु के निर्देशांकों की मदद से उसका स्थिति सदिश लिख सकते हैं। तो यहाँ से हमें स्थिति सदिश को निर्देशांकों के रूप में व्यक्त करना आ गया है। ठीक है, अब हम इसे थोड़ा सा आगे चलते हैं और हम ये समझते हैं कि एक समतल में गति जो होती है वो क्या होती है। तो समतल में गति को समझने के लिए अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मान लीजिए ये दो लंबवत अक्ष हम कंसीडर करते हैं एक्स एंड वाई एक्सिस, ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया। अब हमारा जो पार्टिकल है किसी समय वो पोजीशन ए पर है, तो ए पोजीशन पर अगर हम उसका स्थिति सदिश देखें तो उसका स्थिति सदिश जो है वो होगा R1 सदिश। ठीक है, और R1 सदिश को हम सिंपली अगर इसके निर्देशांक x1 y1 है तो हम लिख सकते हैं x1 i कैप प्लस y1 j कैप। अब मान लीजिए ये A से उठकर किसी भी पथ को फॉलो करता हुआ कहीं पोजीशन B पर पहुंच गया जहां उसके निर्देशांक हो गए x2 एंड y2। अब ये जो बी पोजीशन है इसकी, बी पोजीशन पे हम इसका अगर स्थिति सदिश लें तो बी पोजीशन पे इसका स्थिति सदिश क्या होगा? पोजीशन बी पर इसका स्थिति सदिश जो होगा, मान लिया वो है R2, तो R2 को हम क्या लिखेंगे? R2 x2 i कैप y2 j कैप। तो इस तरह से हमने पार्टिकल की A से B तक जो भी डिस्प्लेसमेंट है उसकी पोजीशन शो कर दी हमने कि R1 पोजीशन और R2 पोजीशन। अब हम क्या करते हैं, हम यहाँ पता करते हैं कि A से B तक डिस्प्लेसमेंट कितना है इसका, यानी विस्थापन कितना है। तो A से B तक जो विस्थापन है उस विस्थापन को हम डेल्टा R सदिश के रूप में लिख देते हैं। तो अब हम अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो हमारे को यहाँ पर एक त्रिभुज दिखाई दे रहा है जिस त्रिभुज में दो भुजाएं दो क्रमागत सदिशों द्वारा व्यक्त की गई हैं। तो तीसरी भुजा विपरीत क्रम में इसके परिणामी सदिश को व्यक्त करेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, हम यहाँ लिख सकते हैं कि R1 सदिश प्लस डेल्टा R सदिश बराबर R2 सदिश। तो विस्थापन डेल्टा R कितना हुआ? R2 सदिश माइनस R1 सदिश। विस्थापन डेल्टा R बराबर R2 का मान रख देंगे x2 i कैप y2 j कैप में से घटाया x1 i कैप y1 j कैप। ठीक है, देन डेल्टा R सदिश
इक्वल्स यानी विस्थापन कितना होगा। अब देखो यहाँ पर x2 आई कैप माइनस x1 आई कैप, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं x2 माइनस x1 आई कैप। सिमिलरली अब यहाँ देखिए आप, ये y2 j कैप है और ये y1 j कैप है, तो इसे हम लिख सकते हैं यहाँ पर y2 माइनस y1 j कैप। तो ये हमारे पास कण का विस्थापन आ गया। अब इस विस्थापन में अगर हम इसको गौर करें तो यहाँ पर x अक्ष के अनुदिश जो पार्टिकल का विस्थापन हुआ है वो कितना हुआ, x2 माइनस x1, यानी यहाँ से हम द्विविमीय गति को समझ पाएंगे। तो देखिए क्या हो रहा है, ये x1 पोजीशन है और ये x2 पोजीशन है, यानी हमारा पार्टिकल x1 से x2 पोजीशन पर चला गया x अक्ष के अनुदिश, जिसे हम क्या शो कर देंगे, डेल्टा x शो कर देंगे, यानी x2 माइनस x1। तो ध्यान देने की बात है कि हमारा पार्टिकल जो है x अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापित हो गया, x2 माइनस x1, यानी यहाँ पहुंच गया। सेम एट द सेम टाइम हमारा पार्टिकल y अक्ष के अनुदिश भी विस्थापित हुआ है, और y अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापित हुआ है वो देखिए आप। अगर हम इसको यहाँ पर शो करें तो ये पोजीशन हमारी हो गई y1, और अगर हम इसको शो करें तो ये पोजीशन हमारी होगी y2। तो इधर y अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापित हुआ, डेल्टा y बराबर y2 माइनस y1। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो पार्टिकल है वो एक ही समय पर x और y दो लंबवत अक्षों के अनुदिश विस्थापित होता है, और इस तरह की जो गति होती है उसे ही हम कहते हैं द्विविमीय गति या एक समतल पर गति। जैसे किसी चींटी की गति का हम अध्ययन करें तो चींटी किसी समतल पर चलती है तो वो इसी तरीके से गति करती है कि वो x और y दोनों अक्षों के अनुदिश बढ़ती है। तो यहाँ पर हमने देखा कि हमारा पार्टिकल जब A पोजीशन से B पोजीशन पर गया तो उसका जो डिस्प्लेसमेंट यानी जो विस्थापन है डेल्टा r, वो x अक्ष और y अक्ष दोनों के अनुदिश हुआ है, जिसका परिणामी जो मान है वो कितना आया, डेल्टा r बराबर, हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा r, डेल्टा x आई कैप और डेल्टा y j कैप। तो इस तरह से हमने यहाँ पर क्या व्यक्त कर दिया, एक समतल में किसी कण का विस्थापन व्यक्त कर दिया। तो इसमें एक पार्ट जो है वो क्या है, x अक्ष के अनुदिश विस्थापन है, और दूसरा पार्ट y अक्ष के अनुदिश विस्थापन है। x अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन है वो i कैप के साथ, और y अक्ष के जो विस्थापन है वो j कैप के साथ हमने इसे व्यक्त किया है। तो ये हमने एक विस्थापन को एक तल में व्यक्त किया है। इसी तरह से अब हम वेग और त्वरण को भी व्यक्त करेंगे। तो समतल में कण के वेग को व्यक्त करने के लिए हम क्या करते हैं कि हमको पता है कि कण का जो विस्थापन हमने देखा था, विस्थापन, वो विस्थापन क्या था, डेल्टा एक्स आई कैप प्लस डेल्टा वाई जे कैप। ठीक है, अब हम जानते हैं कि औसत वेग जो होता है, जिसको हम औसत वेग लिखते हैं, वो हम कैसे लिखते हैं, औसत वेग वो हम लिखते हैं विस्थापन बटे समय अंतराल, इस तरह से। तो अगर हम यहाँ पर एक तल में हैं तो हमारा जो विस्थापन होता है वो दो लंबवत अक्षों के अनुदिश होता है, तो विस्थापन को हम इस तरह से लिखते हैं बटे में समय अंतराल। तो क्या हम इस औसत वेग को इस तरह से लिख सकते हैं, डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी आई कैप और डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी जे कैप। अब अगर इस एक्सप्रेशन को हम ध्यान से देखें तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी, यानी ये औसत वेग जो है वो किधर है, एक्स अक्ष के अनुदिश है, ये एक्स अक्ष के अनुदिश है। इसी तरह से डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा टी, ये जो औसत वेग है ये किधर है, वाई अक्ष के अनुदिश है। तो इस तरह से जब कोई कण किसी समतल पर चलता है तो समतल पर चलते समय अगर उसका वेग v है तो वेग का एक घटक x अक्ष के अनुदिश होता है और एक बिल्कुल लंबवत y अक्ष के अनुदिश होता है। दोनों अक्षों के अनुदिश जो हमारा पार्टिकल है वो एक साथ मोशन करता है। तो यहाँ पर हम औसत वेग v को लिख सकते हैं
वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो इस तरह से एक समतल में हम गतिशील कण के वेग, औसत वेग को भी व्यक्त कर सकते हैं, जो कि घटकों के रूप में इस तरीके से व्यक्त होता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें, बिल्कुल बेसिक सी बात है कि अगर डेल्टा टी बिल्कुल शून्य की ओर अग्रसर है, तो हम यहाँ पर ये जो वी एक्स है, एक्स अक्ष के अनुदिश जो वेग है, इसको हम लिख सकते हैं डी एक्स अपॉन डी टी। तो ये हमारा हो गया तात्क्षणिक वेग एक्स अक्ष के अनुदिश। इसी तरह से वाई अक्ष के अनुदिश तात्क्षणिक वेग डी वाई अपॉन डी टी हो जाएगा। तो ये जो हमारा वेग बनेगा, फिर ये क्या बन जाएगा, ये तात्क्षणिक वेग बन जाएगा। तो चाहे औसत वेग हो चाहे तात्क्षणिक वेग हो, एक्स और वाई दोनों लंबवत अक्षों के अनुदिश यहाँ हमें घटकों के रूप में प्राप्त होता है। अब ये जो वेग हमने लिया है समतल में, ये जो वेग होता है, ये वेग हमेशा विस्थापन के अनुदिश होता है, यानी कण का जिस तरफ विस्थापन होगा उसी तरफ कण का वेग मिलता है। यानी डेल्टा आर की जो दिशा होती है वो ही वेग v की दिशा होती है। तो इस तरह से हम यहाँ पर वेग को समझेंगे। अब अगर हम चाहें तो x और y अक्ष के अनुदिश जो वेग के घटक है, उनकी मदद से हम परिणामी वेग जो है उसकी दिशा निकाल सकते हैं। तो कैसे निकाल सकते हैं कि x अक्ष के अनुदिश घटक और y अक्ष के अनुदिश घटक से हम यहाँ से एक लंब डालेंगे। तो ये घटक जो होगा हमारा, वो क्या होगा, ये वाला घटक जो होगा ये वी वाई घटक होगा। और एक मिनट, ये जो हम यहाँ निकालेंगे ये वाला घटक, ये हमारा क्या होगा, वी वाई घटक होगा। तो इस तरह से टेन थीटा का मान निकल जाएगा यहाँ से वी वाई अपॉन वी एक्स। तो इस तरह से हम परिणामी वेग की दिशा भी निकाल सकते हैं एक्स अक्ष से, जहां वेग को हमने किस तरह व्यक्त किया है, वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। तो अगर v का x अक्ष की दिशा में घटक निकालना है तो आपको सिंपल वी वाई अपॉन वी एक्स करना है और आपको वेग की दिशा भी प्राप्त हो जाएगी। तो विस्थापन की दिशा और वेग की दिशा एक ही तरफ होती है, एक समान होती है। अब हम देखते हैं कि अगर हमारा पार्टिकल एक्सेलरेट हो रहा है, यानी उसमें त्वरण है, तो एक समतल में त्वरण को कैसे व्यक्त किया जाए। तो हम अगेन क्या करेंगे, दो लंबवत अक्ष लेंगे, एक एक्स अक्ष हो गया हमारा, एक वाई अक्ष हो गया। हमारा पार्टिकल जो है वो कुछ इस तरह से मोशन कर रहा है कि कोई पोजीशन हमने ली ए पोजीशन पे उसका जो वेलोसिटी है यानी वेग है वो v1 है, और कोई बी पोजीशन ले ली जहां उसकी वेलोसिटी जो है वो v2 है। ठीक है। अब ये जो v2 वेलोसिटी है और ये जो v1 वेलोसिटी है, दोनों को हम एक ही पॉइंट पे कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है। और इन दोनों के बीच में ये कोई एंगल है थीटा, कुछ भी एंगल है। तो अगर हम यहाँ परिणामी वेग निकालें या वेग में परिवर्तन निकालें, तो वो वेग में परिवर्तन कितना होगा, वेग में परिवर्तन डेल्टा वी। तो डेल्टा वी बराबर कितना होगा, अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग। और इसमें लगा अगर समय अंतराल डेल्टा टी है, अगर इसमें जो समय अंतराल है वो कितना है, डेल्टा टी है, तो यहाँ पर कण का जो औसत त्वरण होगा वो कितना होगा, फिर औसत त्वरण। तो हम वही सूत्र यूज कर रहे हैं जो हमने पहले देखे थे। तो औसत त्वरण ए सदिश बराबर क्या होगा, वेग में परिवर्तन बटे उसमें लगा समय अंतराल। और वेग में परिवर्तन कितना है, v2 माइनस v1, और समय अंतराल कितना है, डेल्टा टी। अब अगर हम देखें तो हम यहाँ पर v1 को कैसे व्यक्त कर रहे थे, v1 को हम व्यक्त कर रहे थे v x आई कैप प्लस वी वाई जे कैप। तो v2 को हम कैसे लिखें, v2 को हम लिख देते हैं वी एक्स डैश आई कैप एंड वी वाई डैश जे कैप। ये हमारे पास दो वेग आ गए। तो v2 माइनस v1 कितना बनेगा,
तो V2 माइनस V1 जो होगा वो कितना होगा, V2 माइनस V1 वो कितना होगा, वो हो जाएगा, देखिए, V डैश x माइनस वी एक्स आई कैप प्लस V डैश y माइनस वी वाई जे कैप। हमने क्या करा, V2 और V1 का मान रखा और उसके बाद में आई कैप जे कैप के गुणांक अलग अलग कर लिए। अब ये मान उठा करके हम अगर यहाँ रख दें तो हमारे पास त्वरण क्या बनेगा, हमारे पास त्वरण का जो मान आएगा वो आएगा A सदिश बराबर वी एक्स डैश माइनस वी एक्स आई कैप एंड वी वाई डैश माइनस वी वाई जे कैप अपॉन टाइम इंटरवल डेल्टा टी। तो इस तरह से हमारे पास में ये चीज बन गई। अब अगर हम देखें इसमें तो हम यहाँ पर ये जो मान है ये x अक्ष के अनुदिश वेग में परिवर्तन है और ये y अक्ष के अनुदिश वेग में परिवर्तन है। तो दो लंबवत अक्षों के अनुदिश वेग में परिवर्तन ले लेते हैं हम। तो हम इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने के लिए हम लिख देते हैं a सदिश बराबर डेल्टा वी एक्स आई कैप, इसको लिख देते हैं हम डेल्टा वी वाई जे कैप अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब हमने क्या किया, x अक्ष के अनुदिश वेग में परिवर्तन और y अक्ष के अनुदिश वेग में परिवर्तन लिख दिया। इस डिफरेंस को हमने x अक्ष के अनुदिश ले लिया, इसको हमने y अक्ष के अनुदिश। तो हमें बिल्कुल क्लियर दिख रहा है कि यहाँ दो लंबवत अक्षों के अनुदिश वेग में परिवर्तन प्राप्त हो रहा है। तो ये जो वेग में परिवर्तन हमें प्राप्त हुआ है इससे हमें जो त्वरण प्राप्त होगा वो कितना बन जाएगा, a बराबर a वेक्टर बराबर डेल्टा वी एक्स डेल्टा टी आई कैप डेल्टा वी वाई डेल्टा टी जे कैप। अब देखिए ये जो घटक है वेग का और ये जो घटक है ये दो लंबवत दिशाओं में है, तो ये क्या बन गए, इनमें से ये वाला जो घटक है ये x अक्ष के अनुदिश वेग में परिवर्तन है तो ये हो जाएगा ax और ये y अक्ष के अनुदिश वेग में परिवर्तन है तो ये हो जाएगा ay। तो फाइनली हमारे पास जो a सदिश यानी त्वरण जो है वो क्या आ गया, एक समतल में वियोजित अवस्था में आ गया। यानी हमारे पास मिल गया कि एक समतल में जो त्वरण है पार्टिकल का वो भी x और y दोनों अक्षों के अनुदिश घटकों के रूप में निम्न प्रकार लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार अगर हम यहाँ पर देखें अगर हम, तो यहाँ पर हमारा जो वेग में परिवर्तन है वो वेग में परिवर्तन क्या होगा, यहाँ पर हमारा v1 वेग है और फिर v2 वेग है। तो वेग में परिवर्तन डेल्टा v की जो डायरेक्शन होगी वो इस तरफ होगी डेल्टा v। तो डेल्टा v, तभी तो हमने डेल्टा v v1 प्लस डेल्टा v इक्वल्स v2 लिया था। तो डेल्टा v हमारा क्या आया था, v2 माइनस v1। अब ये जो डेल्टा v की डायरेक्शन है यही त्वरण a की डायरेक्शन होती है और एक सरल रेखा में जब गति होती है तो डेल्टा v और a दोनों क्या होते हैं, यानी वेग वेग में परिवर्तन और त्वरण एक ही रेखा में सरल रेखा के अनुदिश होते हैं। लेकिन जब हम किसी समतल में या त्रिविम आकाश में गति करते हैं तो त्वरण a और वेग v के बीच जो एंगल होता है वो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक कुछ भी हो सकता है। ये लंबवत भी हो सकते हैं, ये अनुदिश भी हो सकते हैं, ये विपरीत भी हो सकते हैं और इनके बीच कोण 0 से 180 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। तो जहां मैंने आपको बताया कि विस्थापन और वेग दोनों एक ही दिशा में है, वहीं आपको ये बताया कि जो त्वरण होते हैं और जो वेग होता है द्विविमीय या त्रिविमीय गति में इनके बीच कोण का जो मान होता है 0 से 180 डिग्री के बीच कुछ भी हो सकता है। तो चलो अभी जो हमने अध्ययन किया उसको हम एक साथ समराइज करके अगर लिखें तो हम क्या लिख सकते हैं, हम बता सकते हैं कि किसी समतल में गति करते हुए कण के लिए जो विस्थापन होता है, विस्थापन घटकों के रूप में डेल्टा एक्स आई कैप और डेल्टा वाई जे कैप के रूप में
जो वेग होता है वी एक्स आई कैप एंड वी वाई जे कैप के रूप में, और जो त्वरण होता है वो ए एक्स आई कैप एंड ए वाई जे कैप के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। इस तरीके से एक समतल में गति को हम व्यक्त करते, लंबवत अक्षों के अनुदिश दर्शा सकते हैं। चलो इससे आगे बढ़ते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर ये बात सही है तो अगर कोई कण नियत त्वरण से गतिशील है, कोई कण अगर नियत त्वरण यानी उसका त्वरण क्या है, नियत है, तो अगर वो नियत त्वरण से गतिशील है तो उसके लिए हमारे पास गति की तीन समीकरणें होती हैं। पहली समीकरण जो होती है v बराबर u प्लस ए टी, जिसका मतलब ये है कि कण का जो अंतिम वेग v होता है वो प्रारंभिक वेग u, त्वरण a और t समय के रूप में निम्न प्रकार व्यक्त किया जाता है। तो अब ये जो वेग है ये अगर एक समतल में है तो हम इसे x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों के अनुदिश वियोजित कर सकते हैं। हम इसे कैसे लिखेंगे फिर? हम इसे ऐसे लिखेंगे वी एक्स इक्वल्स यू एक्स प्लस ए एक्स टी एंड वी वाई बराबर यू वाई प्लस ए वाई टी। यानी कहने का अर्थ ये हुआ एक ही समय t पर कण x अक्ष और y अक्ष दोनों अक्षों के अनुदिश विस्थापन लेता है, तो दोनों अक्षों के अनुदिश उसका जो वेग होगा वो परिवर्तित होगा। इसी तरीके से दूसरी समीकरण जो है जिसको हम लिखते हैं विस्थापन s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर, इसे भी हम दो लंबवत अक्षों के अनुदिश अगर हम लिखें तो x अक्ष और y अक्ष के अनुदिश हम इसको कैसे लिखेंगे? अब देखो x अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन होगा वो x होगा, तो x बराबर हो जाएगा यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वेयर। इसी तरह से y अक्ष के अनुदिश लिखेंगे तो यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि एक कण जब समतल में गति करता है तो t समय में वो x अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन लेता है उसकी समीकरण और y अक्ष के अनुदिश जो विस्थापन लेता है उसकी समीकरण निम्न प्रकार है। x अक्ष के विस्थापन में सभी राशियां x अक्ष के अनुदिश परिवर्तित हो रही हैं और y अक्ष के विस्थापन में के अनुदिश विस्थापन में सभी राशियां जो है वो y अक्ष के अनुदिश परिवर्तित होने वाली ली जाती हैं। इसी तरह से तीसरी समीकरण और होती है। तो अब अगर हम इसकी तीसरी समीकरण देखें, थर्ड इक्वेशन जो है वो क्या होती है? थर्ड इक्वेशन जो है वो हम जानते हैं वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। यहाँ पर हम ये ले रहे हैं वी स्क्वेयर बराबर यू स्क्वेयर प्लस टू ए एस। तो यहाँ पर अगर हम थर्ड इक्वेशन को देखें तो थर्ड इक्वेशन को भी हम लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं वी वाई स्क्वेयर इक्वल्स एक्स एक्सिस के अलोंग लिख लेते हैं पहले हम। तो एक्स एक्सिस के अलोंग हम इसको अगर हम लिखें तो हम कैसे लिखेंगे? एक्स अक्ष के अनुदिश वी एक्स स्क्वेयर इक्वल्स यू एक्स स्क्वेयर प्लस टू ए एक्स एक्स, और वाई एक्सिस के अलोंग लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं वी वाई स्क्वेयर बराबर यू वाई स्क्वेयर प्लस टू ए वाई वाई। यहाँ x क्या है? x अक्ष के अनुदिश विस्थापन है और y क्या है? y अक्ष के अनुदिश विस्थापन है। तो इस तरह से हमने x और y दोनों अक्षों के अनुदिश एक एक ही समय पर वेगों के मान निकाल लिए। तो इस तरह से हमने क्या करा, एक नियत त्वरण से गतिशील कण के लिए अपनी गति की जो समीकरणें होती है नियत त्वरण वाली, उनको एक ही समय के लिए x और y दोनों अक्षों के अनुदिश लिख लिया। हम इसको एक छोटे से उदाहरण से समझ सकते हैं कि मान लीजिए मैंने ये x अक्ष बनाया और ये y अक्ष बनाया। तो अगर मान लीजिए मुझे कोई भी पार्टिकल है उसका x और y दोनों अक्षों के अनुदिश कोई भी परिवर्तन हो रहा है, तो x अक्ष के अनुदिश जो उसका विस्थापन होगा, x अक्ष के अनुदिश विस्थापन वो हम किससे लिखेंगे? यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। उसी t समय में y अक्ष के अनुदिश जो उसका विस्थापन है उसे हम लिख देंगे यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। तो इसका हम उदाहरण लेते हैं और उस उदाहरण से हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। चलिए एक उदाहरण करते हैं। तो ये एक उदाहरण देखते हैं हम।
ये हमारा पहला एग्जाम्पल है कि कण का हमें स्थिति सदिश दे रखा है और 3 ti कैप, 2t² j कैप और 5k कैप। ये जो गति है ये त्रिविमीय गति है। इसमें जेड अक्ष के अनुदिश कण और गतिशील हो रहा है, तो उसमें कोई फर्क नहीं, जेड अक्ष के अनुदिश गति में हम के कैप और ले लेंगे। ठीक है, तो हमको सबसे पहले क्या निकालना है, वेग और त्वरण निकालना है। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे तो हम जानते हैं कि कण का यहाँ पर तात्क्षणिक वेग निकलेगा। तो तात्क्षणिक वेग नहीं, टी समय का वेग, और वेग का हम जानते हैं विस्थापन का अवकलन करके वेग मिलता है हमें। तो हम क्या करेंगे, विस्थापन वाली इक्वेशन जो है उसका मान यहाँ रख देंगे, d/dt 3 ti कैप, 2t²j कैप, 5k कैप। और अब हम इसका बंटन नियम लगा के d/dt 3 ti कैप एंड d/dt 2t²j कैप एंड d/dt 5k कैप। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। हमको पता है कि 3 और i कैप ये तो अचर राशि n का अवकलन, dt/dt कितना हो जाएगा 1। इसी तरह से 2j कैप इसका अवकलन नहीं होता, लेकिन t² का अवकलन कितना होगा 2t। इसी तरह से 5k अचर पद है, इसका अवकलन 0 होगा। तो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया, वेग, तात्क्षणिक वेग जो आ गया वो आ गया 3i कैप प्लस 4j कैप, 4t/j कैप, ये हमारे पास एंड 0k कैप, ये हमारे पास आ गया मीटर पर सेकंड में। तो ये हमने वेग निकाल लिया। अब वेग निकालने के बाद में हमसे दूसरे क्वेश्चन में इसी में पूछा है एक t बराबर 1 सेकंड पे वेग का मान क्या होगा। तो हम t बराबर 1 सेकंड पे वेग का मान, तो यहाँ पर t का मान रख देते हैं हम। तो 3i कैप में तो t है नहीं, लेकिन 4j कैप में t का मान t है, तो 4 × 1j कैप प्लस 0k कैप। तो ये हो गया 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप मीटर पर सेकंड, यानी t बराबर 1 सेकंड पे कण का वेग इतना है। अब हम क्या करते हैं, इसी का सेकंड पार्ट हमसे ये पूछा है कि हमें त्वरण बताना है। तो त्वरण बताने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ तात्क्षणिक त्वरण पता करेंगे। तो नीचे हमने तात्क्षणिक वेग समय के रूप में निकाल रखा है, इसी का ही उपयोग हम करने वाले हैं। तो ये जो हमारे पास वेग है इसी का उपयोग करने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि तात्क्षणिक त्वरण कितना होता है। तात्क्षणिक त्वरण का जो मान होता है ए सदिश बराबर वो होता है dv/dt, यानी वेग का अवकलन समय के सापेक्ष। तो d/dt में वेग का मान रख देंगे 3i कैप प्लस 4t/j कैप, के तो है नहीं उसको छोड़ देंगे। तो ये क्या हो जाएगा d/dt बंटन नियम लगा के 3i कैप प्लस d/dt 4t/j कैप। अब अगर हम देखें हम इसका अवकलन करें तो हमें क्या प्राप्त होगा, अवकलन में 3i अचर पद है, अचर पद का अवकलन 0 होता है। इसी तरह से 4j कैप अचर है, बाहर निकालेंगे, और dt/dt कितना होता है 1। तो हमारे पास त्वरण का कितना मान आ गया, तात्क्षणिक त्वरण हमारे पास में आ गया 4j मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब इसमें t है ही नहीं, तो ये t से इंडिपेंडेंट है। तो t बराबर 1 सेकंड पर अगर हमसे पूछा है मान, तो त्वरण का मान कितना होगा t बराबर 1 सेकंड पर, इसका मान कितना होगा, यहाँ पर 4j कैप होगा अच्छा, और इसका परिमाण कितना होगा, परिमाण निकालने का क्या तरीका है, परिमाण निकालने का तरीका हमारे पास क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। तो कोई भी द्विविमीय सदिश है उसका परिमाण निकालने का क्या सूत्र था हमारे पास में, हम याद करते हैं जरा। ये हमारा x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये हमारा a सदिश है, इसका इस दिशा में घटक ax कैप और इधर ay। तो इसका परिमाण क्या होता है, ax घटक का स्क्वायर ay घटक का स्क्वायर, यानी i कैप का गुणांक का स्क्वायर और j कैप के गुणांक का स्क्वायर का वर्गमूल। तो वो क्या होता है, उसका परिमाण होता है सदिश का। तो इसी हिसाब से यहाँ पर अगर हम देखें a सदिश, तो 0i कैप प्लस 4j कैप प्लस 0k कैप है। तो इसका परिमाण कितना होगा फिर 0² प्लस 4² प्लस 0² का वर्गमूल। तो ये कितना हो जाएगा, ये 4 चौक 16 का √4 ही आएगा, तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ जाएगा इसी तरह से हमने वेग जो निकाला था उस वेग का भी हम क्या करेंगे, मान निकाल लेंगे, क्योंकि हमसे इसने पूछा क्या है, t बराबर 1 सेकंड पे उसका परिमाण पूछा है। तो
t बराबर 1 सेकेंड पर हमने वेग का क्या निकाला था फॉर्मूला, याद है, 3i कैप प्लस 4j कैप, यही तो था, 0k कैप। यहाँ पर t था, t का मान हमने 1 रख दिया था, तो हमारे पास ये मान आ गया था। अगर हम इसको मान निकालना है इसका, तो हम क्या करेंगे, आई कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस जे कैप के गुणांक का स्क्वायर प्लस के कैप के गुणांक का स्क्वायर और इसका वर्गमूल ले लेंगे। तो 9 प्लस 16, 9 प्लस 16 कितना हो गया, 25, और 25 का रूट कितना होता है, 5 मीटर पर सेकंड। तो इस तरह से हमने वेग का परिमाण भी निकाल लिया, ठीक है। तो ये निकाल सकते हैं। अब हम एक न्यूमेरिकल देखते हैं कि किसी समय t बराबर 0 पर कण एक एक्स वाई तल में गति कर रहा है, जहां उसका प्रारंभिक वेग 5i कैप है, यानी वो सिर्फ एक्स अक्ष के अनुदिश उसका प्रारंभिक वेग है, और उसमें जो त्वरण है, नियत त्वरण, वो 3i कैप प्लस 2j कैप है। इसमें समय t नहीं है, इसलिए ये त्वरण का मान समय के साथ नियत है। तो यहाँ पर है, गायब हो गया। तो यहाँ पर किसी क्षण कण का x निर्देशांक 84 मीटर है, यानी किसी समय अगर कण x अक्ष के अनुदिश 84 मीटर चल गया, तो उसी समय में वो y अक्ष के अनुदिश कितना विस्थापित हुआ, एक तो ये हमें पता करना है, y निर्देशांक क्या होगा, यानी y अक्ष के अनुदिश वो कितना विस्थापित हुआ। सेकंड हमें बताना है कि इस क्षण कण की चाल क्या होगी, कि कण की जो चाल है, जिस समय पर वो 84 मीटर चला है, उस समय उसकी चाल क्या होगी। तो चलो हम इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर, चूंकि ये द्विविमीय गति है, तो इसमें दो लंबवत अक्षों के अनुदिश हमको गति का अध्ययन करना होगा। तो जैसा कि प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि कण का जो प्रारंभिक वेग है, कण का प्रारंभिक वेग, वो हमें कितना दे रखा है, u सदिश बराबर, वो दे रखा है हमें 5i कैप प्लस 0j कैप मीटर पर सेकंड। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक्स अक्ष के अनुदिश उसका जो वेग का घटक है वो कितना है, 5 मीटर पर सेकंड, और y अक्ष के अनुदिश उसका जो प्रारंभिक वेग है वो 0 हो गया। इसी तरह से उसका जो हमें त्वरण दे रखा है, अगर हम उसका त्वरण देखें, तो उसके जो त्वरण है उसका हमें समीकरण दे रखा है a सदिश बराबर 3i कैप प्लस 2j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसमें x अक्ष के अनुदिश उसके त्वरण का घटक क्या हुआ, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और y अक्ष के अनुदिश उसके त्वरण का घटक कितना हुआ, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो x और y अक्ष के अनुदिश हमने उसके त्वरण ले लिए यहाँ से, ठीक है। इसी तरह से x और y अक्ष के अनुदिश हमने उसके प्रारंभिक वेग ले लिए यहाँ से। अब हमें एक चीज और दी हुई है, x अक्ष के अनुदिश जो उसका विस्थापन दे रखा है वो दे रखा है, और वो कितना है यहाँ पर, वो है 84 मीटर, और y अक्ष के अनुदिश हमें नहीं बताया। तो समय दोनों तरफ सेम है, दोनों तरफ समय जो है वो सेम है। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर, गति की समीकरणों का इस्तेमाल करके x और y अक्ष के अनुदिश और इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम समय t पता करते हैं। तो हम कैसे पता करते हैं, जरा हम ये देखते हैं। तो अभी जो मैंने अभी यहाँ पर वैल्यूज ली है, इन्हीं वैल्यूज की मदद से हम क्या करते हैं, x अक्ष के अनुदिश, x अक्ष के अनुदिश गति की सेकंड समीकरण, तो वो क्या होगी, x बराबर यू एक्स टी प्लस हाफ ए एक्स टी स्क्वायर। अब यहाँ मान रख देंगे, तो 84, यू एक्स कितना था हमारे पास 5, टी प्लस हाफ ए एक्स कितना था हमारे एक्स अक्ष के अनुदिश त्वरण का घटक कितना था 3, और टी स्क्वायर। तो ये हमारे पास बन गया 84 5t, और ये क्या हो गया 3/2 टी स्क्वायर। इसको गुणा कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 168, 4 दूनी 8 और 8 दूनी 16, 168 10t प्लस 3t स्क्वायर। इसको रीअरेंज कर ले लिख देंगे 3t स्क्वायर प्लस 10t माइनस 168 इक्वल 0। अब इसमें हम क्या करते हैं, श्रीधराचार्य फॉर्मूला लगाते हैं, यानी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं ए टी स्क्वायर प्लस बी टी प्लस सी इक्वल 0।
तो यहाँ पर t का जो मान होगा वो होगा माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वेयर माइनस 4ac अपॉन 2a। जरा हम इसकी तुलना करें तो t का मान कितना बनेगा इस समीकरण से, तो माइनस बी कितना है यहाँ पर 10 है, तो माइनस 10 प्लस माइनस 10 का स्क्वेयर माइनस 4 ए का मान कितना है यहाँ 3, और टी का मान कितना है यहाँ पर सी का मान कितना है माइनस 168। इस तरह से हमने ये रख दिया अपॉन में 2 इंटू ए का मान कितना है यहाँ 3। तो अब टी बराबर कितना आ जाएगा हमारे पास, अगर हम देखें तो माइनस 10 प्लस माइनस यहाँ पर कितना आ जाएगा 100 माइनस कितना हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, तो प्लस, और हमने 4 दिए 12 और 12 इंटू 168 डिवाइडेड बाय 6, तो ये हो गया हमारे पास माइनस 10 प्लस माइनस, अगर हम 168 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 12 12 6 और ये हो जाएगा 12 ये हो जाएगा हमारा लगभग 2016। तो ये हो गया 2016 डिवाइडेड बाय 6। तो ये हमारे पास इसका अगर हम लघुत्तम इसका हम अगर रूट निकालें तो ये रूट मैंने पहले से निकाल के देख लिया था, ये 46 आएगा डिवाइडेड बाय 6। यहाँ से माइनस को छोड़ देंगे हम, यहाँ से माइनस को छोड़ देंगे प्लस लेंगे, तो ये 36/6, तो ये कितना आ गया 6 आ गया। तो 6 सेकंड आ गया हमारा रिजल्ट, यानी 6 सेकंड में वो क्या होगा 84 मीटर चल जाएगा। किस दिशा में, एक्स अक्ष की दिशा में। कितनी देर में, 6 सेकंड में चल जाएगा। तो टी बराबर हमारे पास यहाँ आ गया 6 सेकंड। अब 6 सेकंड में हम वाई अक्ष के अनुदिश विस्थापन ले लेते हैं। तो सेकंड समीकरण यूज करेंगे हम, और सेकंड समीकरण में क्या होगा y बराबर यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वेयर, देन y इक्वल्स, अब यू वाई कितना है, y एक्स के निर्देश विस्थापन कुछ प्रारंभिक वेग था कुछ नहीं था, तो 0 प्लस ए वाई, वाई एक्स के अनुदिश त्वरण कितना था हमारा 2, एंड समय कितना है 6 स्क्वायर ऑफ 6, तो y बराबर क्या आ गया, तो यू वाई का मान कितना था, आपको ध्यान है यू वाई का मान 0 था, और ए वाई का मान कितना था, ए वाई का मान था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 से 2 कट, तो ये 36 मीटर आ गया। यानी 6 सेकंड में वो एक्स अक्ष के अनुदिश तो चलता है 84 मीटर, और वाई अक्ष के अनुदिश चलता है वो 36 मीटर। तो इस तरह से दोनों अक्षों के अनुदिश हमने मान निकाल लिया। अब हमें एक चीज और पता करनी है यहाँ कि t बराबर 6 सेकंड में जो कण है उसकी चाल क्या होगी। तो t बराबर 6 सेकंड पे कण की चाल निकालनी है, तो हमारे पास में हम जानते हैं कि वेग अंतिम वेग v बराबर क्या होता है u प्लस ए टी होता है। ये हमारे पास क्वेश्चन है। अब हमारे पास u का मान शुरू से ही दे रखा है उसने 5 i कैप प्लस 0 j कैप मीटर पर सेकंड, और त्वरण a का मान कितना दे रखा है उसने 3 i कैप प्लस 2 j कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो हम इसको सदिश रूप में लिख लेते हैं। तो सदिश रूप में हमारे पास क्या आ जाएगा 5 i कैप प्लस 0 j कैप प्लस 3 i कैप प्लस 2 j कैप इंटू समय कितना है, टी का मान कितना है 6 सेकंड, 6 सेकंड पे पूछा उसने, ये इस तरह से रख दिया। तो v इक्वल्स क्या आ गया देखो 5 i कैप और 3 i कैप इंटू 6, यानी 5 i कैप प्लस 18 i कैप, 0 j कैप ना लिखें तो भी चल जाएगा काम, और 6 टू जा 12 j कैप। तो हमारे पास वेग जो आ गया वो क्या आ गया, ये आ गया इन दोनों को, ये दोनों के गुणांक क्या है सेम है, तो ये कितना आ जाएगा 23 i कैप प्लस 12 j कैप। अब हमें पता है कि किसी भी सदिश जब घटकों के रूप में लिखा होता है ए एक्स ए वाई इस तरह से, तो उसका परिमाण कितना होता है ए एक्स का स्क्वायर एंड ए वाई का स्क्वायर। तो यहाँ सेम एज v का परिमाण क्या होगा 23 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर।
तो 23 को 23 से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया 5, 28 और 12 12 144। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 673 के लगभग आ जाएगा। और इसका रूट निकालेंगे तो ये आएगा 25.9 मीटर पर सेकेंड। तो ये आ गया, ये हमारा वेग यानी वेग का परिमाण यानी ये चाल आ गई। तो इस तरह से ये क्वेश्चन को हमने सॉल्व किया।